नमस्कार विद्यार्थियों। मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 32 संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब ने पिछले भाग में देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद विश्व राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। पिछले भागों में हमने ये भी चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य शांति को स्थापित करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही एक अंग को स्थापित किया गया जिसका नाम था आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद और उससे संबद्ध एजेंसियां विश्व राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयासरत है, जिसकी चर्चा हम इस भाग में करने वाले हैं। देखो बच्चों, यूएनओ का मानना है, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि सभी देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किए बिना स्थायी शांति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 20वीं सदी का जो दौर था वो युद्धों का दौर था और युद्ध को रोकने के लिए क्या करना जरूरी था? शांति। और शांति स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर की संदेह और घृणा के भाव को कम करना था। और संदेह और घृणा के भाव को कम करके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? यूएनओ ने आर्थिक और सामाजिक विकास के जरिए विश्व राष्ट्रों में सहयोग को बढ़ाना चाहा, ताकि विश्व राष्ट्र में हम स्थायी शांति की संकल्पना को साकार रूप दे सके। तो यूएनओ इस बात को जानता था कि जब तक हम कम विकसित और पिछड़े हुए राष्ट्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं करेंगे, तब तक हम स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यूएनओ और उसकी जो एजेंसियां हैं वो आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही हम तृतीय विश्व की विभीषिका से आज भी बचे हुए हैं। और यूएनओ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। 1960 से यूएनओ ने नव स्वतंत्र राष्ट्र जो भी उपनिवेशवाद से विमुक्त हो रहे थे, जहां पर नव स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे और जहां पर स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, उन राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यूएनओ ने काम करना प्रारंभ कर दिया। और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1960 के जो दशक था उसके अंतर्गत अनेक सम्मेलनों का आयोजन करते हुए अनेक संगठनों की स्थापना की, जिसने विश्व राष्ट्रों के मध्य क्या किया? विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो इसके लिए यूएनओ की पहल क्या रही वो देखिए। यूएनओ ने 1960 से ही कई सारे नवोदित राष्ट्रों ने यूएनओ की सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। क्यों? क्योंकि अब तक ज्यादातर देश स्वतंत्र हो चुके थे और जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था उसने यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि उनका मानना था कि यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करते ही विश्व सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसको प्राप्त हो जाएगा। तो विश्व का अब आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम विश्व परिदृश्य की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? विश्व परिदृश्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो विश्व में विकसित राष्ट्र भी है और विकासशील राष्ट्र भी है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि विकसित राष्ट्र जो कि विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ रहते हैं ज्यादातर, इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर क्या है? अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत ही ऊपर है। यहाँ पर लोगों का जो जीवन का स्तर है वो भी बहुत अच्छा है।
यहाँ पर लोगों का आय का स्तर भी अच्छा है। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी समस्याएं मौजूद नहीं है। और ये विश्व के जो प्रभावशाली देश ने हैं, इन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। तो उसी समय अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो विश्व की लगभग आधी से ज्यादा, लिखा हुआ है 2/3 हिस्सा विकासशील राष्ट्रों का है। और इन विकासशील राष्ट्रों में गरीबी, निरक्षरता, भूख, बीमारियां, इन सब से ग्रसित ये राष्ट्र है। तो यूएनओ ने अपने पहले विकास दशक में इन विकासशील राष्ट्रों की इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि उन यूएनओ का मानना था कि विकासशील राष्ट्रों की गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता को तभी समाप्त किया जा सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यूएनओ ने इसके लिए एक अंकटांड सम्मेलन का आयोजन हुआ 1964 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंकटांड ने क्या किया? अंक संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, ये सम्मेलन 1964 में होता है। और इस 1964 के सम्मेलन में क्या किया गया? इस सम्मेलन में व्यापार और विकास को लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया और व्यापार और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। और कहा गया कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य व्यापार करने में या उनको आयात निर्यात करने में जो भी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को विश्व परिदृश्य पर रखने के लिए 1964 में अंकटांड सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अंतर्गत क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय को तभी बढ़ाया जा सकता था जब वहां व्यापार और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अंकटांड सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि इनको विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो सके। विकासशील देशों का समूह, जिसको बच्चों G77 कहते हैं, इस G77 विकासशील देशों का ही समूह है। और वर्तमान में वैसे तो आपकी बुक में 132 है, लेकिन वर्तमान में G77 के 134 सदस्य है। आपकी बुक में 132 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसके 134 सदस्य हैं। G77 जो कि विकासशील देशों का एक समूह है, जो कि व्यापार और विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक मंच है, एक मंच प्रदान करता है G77, जिसमें वर्तमान में विकासशील देशों के 132 सदस्यों को शामिल किया गया है। और इस समूह ने विकसित देशों के साथ व्यापारिक समस्याओं पर वार्ता प्रक्रिया में विकासशील देशों की एकता का प्रतिनिधित्व किया है। इस समूह ने G77 ने, जिसमें 134 सदस्य है। इसके अलावा शोध और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अधिकाधिक सहायता व ऋण सहायता इस समूह के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों को दी जाती है। इसके अलावा गैर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर सवाल, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें विकसित देशों को फायदा हो रहा था, विकासशील राष्ट्रों को नुकसान हो रहा था, ऐसी गैर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का इस G77 और अंकटांड सम्मेलन ने विरोध किया। और इसी विरोध के चलते हुए इन्होंने क्या कहा? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 में पहली बार कहा, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के तहत इन्होंने सबसे पहले कहा कि एक नियो की स्थापना होनी चाहिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की पहल की, जिसमें विकसित राष्ट्रों के साथ साथ विकासशील राष्ट्रों के व्यापार और विकास के लिए भी प्रयास किए जाए। विकसित देशों के सहयोग का अभाव, जो अंकटांड सम्मेलन या G77 जो सम्मेलन है, उन सम्मेलनों को विकसित राष्ट्रों ने सहयोग
नहीं दिया और धनी देशों ने G77 के भीतर विभिन्न आर्थिक हितों का फायदा उठाया। 1970 के दशक तक भुगतान असंतुलन की समस्या गंभीर हो गई। विकासशील राष्ट्रों को क्या दे दिया गया? कर्जा तो दे दिया गया, लेकिन वो उसका भुगतान करने में सफल नहीं हुए और अंकटाड सम्मेलन के दौरान जो भी वार्ता, समस्याएं या जो भी विचार विमर्श किया गया था विकसित राष्ट्रों के मध्य, उस विचार विमर्श को विकसित राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए। उनमें सबसे पहला पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन 1992 में, मानव अधिकारों पर सम्मेलन 1993 में, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 में, विश्व महिला सम्मेलन 1995 में, मानव विकास पर यूएनओसीटी सम्मेलन 1997। इन सम्मेलनों, संधि, समझौतों को महासभा की स्वीकृति होने के बाद विभिन्न एजेंसियों का निर्माण किया गया। तो इन सम्मेलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा कि यूएनओ में विभिन्न एजेंसियों का गठन किया गया। अब है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000। यूएनओ ने विश्व से गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा जैसी जो अशिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 पारित किया और ये 2000 जो है वो 2015 तक का लक्ष्य है और 2015 तक उसको हासिल किया जाना था। इसमें 8 लक्ष्य इसमें 8 लक्ष्य को निर्धारित किया गया बच्चों। 8 लक्ष्य कौन कौन से थे? 8 लक्ष्य। 8 लक्ष्यों के आधार पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 पारित किया गया यूएनओ के द्वारा और उसमें निम्न समस्याओं के ऊपर जोर दिया गया और कहा गया कि 2015 में इनको हल किया जाएगा। 2015 के बाद जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2030 की घोषणा की गई। 2030 की घोषणा की गई और उसमें कहा गया कि इन लक्ष्यों को 2015 से 2030 के मध्य क्या किया जाएगा? पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और इस सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2030 में 17 लक्ष्य है, जबकि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्यों को केंद्र बिंदु माना गया और कहा गया कि 2015 तक इनको प्राप्त किया जाएगा। इसमें सबसे पहला था अत्यधिक गरीबी को कम करना, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, बाल मृत्यु दर में कमी करना, समाज में गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को 2015 तक हल करने का प्रयास करना। ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 के लक्ष्यों में इनको शामिल किया गया और ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यूएनओ चाहता है कि विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और गरीबी को पूरी तरीके से मिटाया जाए, मातृ मृत्यु दर में कमी की जाए, शिशु मृत्यु दर में कमी की जाए। ये सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूएनओ अपनी एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र विकास अभिकरणों का समूह। देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के समस्त राष्ट्रों का विकास करना चाहता है और इसी उद्देश्य में सबसे ऊपर आता है बच्चों महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि विश्व राष्ट्रों में आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है और विश्व राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसमें सबसे पहले आती है महासभा, जो कि आर्थिक व सामाजिक क्रियाकलापों के लिए सामान्य दिशा और निगरानी का कार्य करती है। जितनी भी एजेंसियां हैं उनको दिशा निर्देशन देना और उनकी निगरानी करने का कार्य करता है महासभा। इसके अलावा एक दूसरा अंग है यूएनओ का, जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो कि क्रियान्वयन आयोगों की सहायता से कार्य करती है। अब ये क्रियान्वयन आयोग कौन कौन से हैं जिसके आधार पर या जिसकी सहायता से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कार्य करती है?
पहला है सांख्यिकी आयोग, दूसरा है महिलाओं की स्थिति से संबंधित आयोग, तीसरा है सामाजिक विकास आयोग और चौथा है नारकोटिक ड्रग आयोग। इन क्रियान्वयन आयोगों के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व राष्ट्रों की समस्याओं को विश्व के सामने रखती है और अपनी एजेंसियों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करते हुए विश्व में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। देखो बच्चों, क्षेत्रीय आयोगों के ये जो आपने दो अंग देखे, महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद, इनके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्रीय आयोग हैं जो भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित या भौगोलिक क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित भी विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों का गठन किया गया है। जैसे अफ्रीका के लिए अलग आयोग, यूरोप के लिए अलग आयोग, पश्चिमी एशिया के लिए अलग आयोग, दक्षिण अमेरिका के लिए अलग आयोग। तो ये भौगोलिक समस्याओं का हल करता है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है जो क्या करती है, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कई संस्थाएं हैं जो ECOA-OC मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से करीबी तौर पर जुड़ी हुई होती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग न होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कार्य करती है। उनको हम क्षेत्रीय आयोग के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्रीय आयोग कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहते हैं, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिसेफ। तीसरा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। पांचवा, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसकी स्थापना 1964 में हुई, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे यूनिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिडो। इसके अलावा विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ये कुछ विकास संगठन है जो विश्व में जो भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने का कार्य करती है। इन क्षेत्रीय संगठनों की कुछ विशेषताएं हैं वो देखिए। ये क्षेत्रीय संगठन स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। इन्हें स्वायत्त शासी संगठन कहते हैं, जैसे UNEP, UNDP, यूनिडो, अंकटांड। ये सब क्या है? स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय आयोग है जो स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। इनका खुद का मुख्यालय होता है, खुद का संविधान होता है, स्वयं के कर्मचारी होते हैं और स्वयं का बजट होता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के कार्य करती है, लेकिन ये स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक का गठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संधि या समझौता इसके आधार पर हुआ है और इनको मान्यता कौन देता है? महासभा देती है, जो कि UNO का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो क्षेत्रीय आयोगों के बारे में हमने चर्चा की। ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वायत्त शासी संस्थाएं कहते हैं, इनका खुद का मुख्यालय होता है, खुद का बजट होता है, खुद का संविधान होता है और इनका गठन ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन का परिणाम होता है, जिनको स्वीकृति कौन देता है? महासभा देती है। इसके अलावा जो भी ये क्षेत्रीय अभिकरण है, इनकी सदस्यता और UNO की सदस्यता असमान है। कोई जरूरी नहीं कि यूनिसेफ का अगर कोई सदस्य राष्ट्र है तो वह UNO का भी हो, या UNO का जो सदस्य है वो यूनिसेफ का, यूनिडो का या अंगटांड का सदस्य हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो इन क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य हो वो UNO का सदस्य नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि जो UNO का सदस्य हो वो इन क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य ना हो। इसके अलावा इनकी सदस्यता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि वह इन क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है तो UNO का सदस्य नहीं बन सकता। वह अन्य कई जो क्षेत्रीय संगठन है उन सबका क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। इसके अलावा प्रत्येक अभिकरण की एक अंतर सरकारी एजेंसी है और UNO के लगभग ये विशिष्ट अभिकरण कितने हैं? 15 अभिकरण है।
अब बात करते हैं विकास सहायता कार्यक्रम। विकास सहायता कार्यक्रम में सबसे पहला आता है बच्चों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जिसके बारे में हमने ये चर्चा की। यूएनडीपी यूएनडीपी की स्थापना 1964 में की गई। यूएनडीपी वित्तीय सहायता तो नहीं देता, लेकिन सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय सहायता नहीं देता है, लेकिन सदस्य राष्ट्र जो भी विकासशील राष्ट्र है उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों व विकासशील देशों की तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है। जो भी विकासशील राष्ट्र है उनको प्रशिक्षण देता है, उनको जो प्रशिक्षित जो भी टेक्नीशियन है उनको उपलब्ध करवाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करवाता है। इसके अलावा इसके अंडर में विभिन्न परियोजनाएं संचालित हुए और यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी सहायताएं विश्व राष्ट्रों को दी गई। उनमें से कुछ की झलक है कि इसने हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, लिंग समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके अलावा फिलिस्तीन क्षेत्र में भी इसने आपातकालीन सहायता दी है। 2001 में कम विकसित देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा यूएनडीपी लोकतांत्रिक शासन ट्रस्ट कोष की स्थापना की है। गुजरात में ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है यूएनडीपी ने। इसके अलावा भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग दिया है। किसने? यूएनडीपी ने। इसके अलावा यूएनडीपी ने 2004 में सामूहिक शिक्षण केंद्रों में तकनीकी प्रशिक्षण की शुरुआत करने का कार्य भी किया है। तो आपने देखा कि आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी ने विश्व राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया है। दूसरा संगठन है विकास को लेकर के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, जिसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1946 में हुई थी और ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये क्या काम करता है? नाम से ही पता चल रहा है, बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देता है? बाल कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य ये करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय बाल कोष। इसके अलावा शिक्षा, मलेरिया उन्मूलन, इनके लिए भी क्या करता है? प्रयास करता है। ग्रामीण विकास, परिवार और बाल कल्याण से संबंधित परियोजनाएं को संचालित करने का कार्य करता है। 1965 में यही कारण था कि यूनिसेफ को सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, चाहे वो उनके पोषण से संबंधित हो, चाहे उनकी गरीबी से संबंधित हो, चाहे उनके जल से संबंधित हो, चाहे उनकी बीमारी से संबंधित हो। इन सभी समस्याओं को सुलझाने का कौन प्रयास करता है? यूएनडीपी प्रयास करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी बात करते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बच्चों बात करें, किसकी बात करें? हाँ, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारी के प्रसार को रोकना, किसको रोकने का काम करता है? बीमारी के प्रसार को रोकने का कार्य करता है। बीमारी की रोकथाम का काम करता है और बीमारी के प्रकोप को रोकने का काम करता है। कौन? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा भी इसने कई कार्य किए हैं। मलेरिया के विरुद्ध अभियान, HIV एड्स के इलाज के टीके बनाने के लिए शोध किया है, पोलियो उन्मूलन टीकाकरण के लिए प्रयास किया है और तंबाकू उपयोग का विरोध करने का भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रयास किया है कि समाज में या विश्व राष्ट्रों में तंबाकू निषेध हो। मलेरिया जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किए। इसके अलावा तंबाकू उपयोग पर निषेध
संबंधित जो भी कानून था वो लेकर के आए। इसके अलावा एचआईवी एड्स जैसी बीमारी जो विश्व राष्ट्रों के लिए घातक हो रही थी, उसके इलाज के टीके लेकर के आए, उसके ऊपर शोध कार्य करने का कार्य किया और विश्व राष्ट्रों के समस्त राष्ट्रों को एक देश से दूसरे देश में उस सहायता को पहुंचाने का कार्य भी डब्ल्यूएचओ करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। उसके बाद आता है बच्चों खाद्य और कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय रोम है और खाद्य एवं कृषि संगठन ग्रामीण विकास पर जोर देता है, कृषि का विकास करना, पोषण में सुधार करना और भूख की समस्या को खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि औद्योगिक कामगारों के रहने और काम के मानकों व स्तरों में इजाफा करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है विश्व बैंक। आप सबको पता है कि हर कम विकसित राष्ट्र की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है क्या? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और या हम कह सकते हैं विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। देखो बच्चों, विश्व बैंक विश्व राष्ट्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें के नाम से भी जाना जाता है या जुड़वा संतानों के नाम से भी जाना जाता है और इनका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और ये जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करती है और विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से जाना जाता है। 1945 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई। विश्व बैंक काम क्या करती है? विश्व बैंक बुनियादी संरचना के विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए कोष उपलब्ध करवाती है, जैसे कि मैं बोलूं शिक्षा को लेकर, पेयजल को लेकर, ये जो समस्याएं हैं उनके लिए कार्य करती है। और ये जो विश्व बैंक है वो शिक्षा, पेयजल, गरीबी, इन सबको मिटाने के लिए, बुनियादी संरचना को विकसित करने के लिए कार्य करती है और इन संस्थानों पर धनी देशों का प्रभाव है और इन संस्थाओं की संरचना लोकतांत्रिक नहीं है। वो कैसे? आप सब जानते हैं कि यूएनओ का मेंबर कोई भी छोटा हो या बड़ा देश, सबका एक मत होता है, लेकिन विश्व बैंक की संरचना में ऐसा नहीं है। विश्व बैंक में जिस देश की जितनी ज्यादा पूंजी का निवेश होगा उस हिसाब से क्या होता है, उसका मत माना जाता है। जितनी ज्यादा पूंजी उसने विश्व बैंक में निवेश कर रखा है उसके आधार पर उसके मतों की वैल्यू होती है। तो ये संरचना लोकतांत्रिक नहीं है। अब विश्व बैंक के जो ऋण है उसकी दो श्रेणियां हैं, एक निवेश संबंधी और एक समायोजन संबंधी। निवेश संबंधी जो ऋण है वो दीर्घकालीन होता है, जबकि समायोजन ऋण अल्पकाल के लिए दिया जाता है। विश्व बैंक का ज्यादातर जो ऋण होता है वो गरीबी दूर करना और बुनियादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा समायोजन ऋण अल्पकालीन ऋण है जो बाजार संरचना और राजनीतिक व्यवस्थागत सुधार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो आज हमने यूएनओ के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बारे में पढ़ा, जिसमें विश्व बैंक, अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।